जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में, जिसमें उसके हम मिथक, महत्व और वास्तविकता पे चर्चा करेंगे। इस पर हम जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या पीसीएसजे या फिर वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी रिटन एग्ज़ाम हो या प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, उससे संबंधित हम विषय पर चर्चा करेंगे। जो कि प्रारंभिक परीक्षा में समसामयिक घटना, कला एवं संस्कृति से संबंधित है। और बात करें मुख्य परीक्षा की तो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तविकता के रूप मुख्य रूप में शामिल रहेंगे। तो ये जो हमारा यूपीएससी और यूपीपीएससी या फिर पीसीएसजे या यूपीएपीओ, बिहार एपीओ या फिर कोई भी स्टेट की जो गवर्नमेंट वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे प्री या मेंस की व्यवस्था होगी या फिर है, तो उसी के माध्यम से हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके हम महत्व और वास्तविकता पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में जो है हमारा, इसके बारे में जो है यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयाग में गंगा, यमुना एवं सरस्वती संगम पर 13 जनवरी से 26 जनवरी तक 2023 के मध्य पवित्र महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था, यही हमारा संदर्भ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि ये जो है हमारा यूपीएससी की जीएस 1 से रिलेटेड है, कला एवं संस्कृति से। तो समसामयिक घटना के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की संभावना है। तो सबसे पहले परिचय के बारे में बात करें तो यह पवित्र तीर्थ यात्रा है, आस्था का उत्सव है, जिसका वर्णन हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ उस दिव्य पात्र का रूप है जो सागर मंथन के दौरान अमृत पात्र के रूप में निकला था। यह पात्र अपने भौतिक रूप से जाकर मानव शरीर और आध्यात्मिक जागृति की खोज का प्रतीक है। ये हमारा जो है परिचय हो गया महाकुंभ का। और इसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो जो है यह स्वयं की खोज, आत्मा की बुद्धि और साझा मानवता की उत्सव भी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम व आस्था का सामूहिक आयोजन एवं 45 दिवसीय उत्सव में 65 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस समागम के मुख्य रूप से तपस्वी, साधु संत, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्र के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। जैसा कि महाकुंभ 2025 का समापन हो गया है, इसमें लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं की स्नान करने की जो है पुष्टि राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नामकरण की। तो इसमें जो है 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। ऐसे में जब 12 बार पूर्ण कुंभ लगता है तो उसे महाकुंभ कहा जाता है। इसी कारण से महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद होता है। ये हो गया नामकरण। नेक्स्ट पॉइंट में है इसके प्रकार पर बात करते हो तो कुंभ मेले के 4 प्रकार होते हैं। पहला है कुंभ, फिर होता है अर्धकुंभ, फिर पूर्ण कुंभ, फिर महाकुंभ। ये हो गए 4 कुंभ: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। केवल प्रयागराज में जो है जो आयोजित होता है कुंभ, वो 12 वर्ष के बाद को ही पूर्ण कुंभ कहा जाता है। जो 12 साल में होता है वो पूर्ण कुंभ कहते हैं। अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद केवल हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किए जाते हैं। नासिक और उज्जैन में जो है कुंभ को सिंहस्थ कुंभ के रूप में कहा जाता है। इतना तो आप समझ पाए होंगे। अगर जो है इसमें कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ। प्रयागराज में जो कुंभ आयोजित होता है 12 साल बाद, उसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष के बाद होता है, जो कि हरिद्वार एवं प्रयागराज में होता है। नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है अगर ये आयोजन होता है तो। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में तो तीर्थ यात्रा पर, तो कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाई जाती है। कुछ मेले का स्थान या फिर स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित है, जो कि 4 तीर्थ स्थलों के बीच घूमता रहता है। जैसा कि हरिद्वार उत्तराखंड नदी के तट पर, उज्जैन मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र के गोदावरी के तट पर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। जैसा कि सरस्वती भी फिलहाल अदृश्य मालूम पड़ती है, लेकिन इनका भी यहाँ पर अस्तित्व रहा है हमेशा से। अब बात करते हैं कल्पवास की। महाकुंभ के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें जो 2025 का वर्ष है, उसमें महाकुंभ के साथ ही कल्पवास 13 जनवरी से 12 जनवरी
12 फरवरी 2025 तक का आरंभ हो गया था। इसे आत्मिक विकास और शुद्धि का सर्वोच्च साधन माना गया। इसमें पूरे 1 महीने तक संगम तट पर रहकर वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा सम्मिलित रहना होता है। यही होता है कल्पवास। समझ पाए? कल्पवास जो है 13 जनवरी से 12 फरवरी तक हुआ था और इसे आत्मिक विकास, शुद्धि का सर्वोच्च स्थान माना गया। इसमें वेदाध्ययन, ध्यान, पूजा ये सब चीज़ें करनी होती है। इसी को कल्पवास कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करें तो पवित्र स्थान हमारा पॉइंट है, टॉपिक है। कुंभ मेले के अनुभव का केंद्र केवल पवित्र नदियाँ, विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती पवित्र स्नान लगाने का अनुष्ठानिक कार्य है। कुछ विशेष मुहूर्तों पर अमृत का स्नान का भी आयोजन किया गया, जैसे कि जो मेन जो बताए गए हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को हुआ था, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को, महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को। लगभग जो है महाशिवरात्रि के बाद ही महाकुंभ का एक प्रकार से समापन मान लिया जाता है कि वहाँ से ही धीरे धीरे संगम जो है खाली होना शुरू हो जाता है। बाकी जो जैसे कि हो गया मौनी अमावस्या, हो गया मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलता है। अब हम इस पॉइंट में ऐतिहासिक मिथक और महत्व की बात करें तो इसमें महाकुंभ मेले की तीर्थ यात्रा का सबसे पहला संदर्भ हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। हालांकि पहला प्रत्यक्ष लिखित पुराण भागवत पुराण में मिलता है। ऋग्वेद में सागर मंथन नामक एक दिव्य घटना का वर्णन है, जिसे कुंभ मेले की उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। ये जो है हिंदू धर्म के संदर्भ के हिसाब से बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें है समुद्र मंथन के बारे में शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, वैश्य पुराण समेत लगभग सभी पुराणों में उल्लेख किया गया है। इस सागर मंथन के दौरान अमृता का अमृत युक्त एक बर्तन या कुंभ निकला। इस कुंभ में या कुंभ से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर चारों स्थान पर गिरी, जो स्थानों को चिन्हित करते हैं जहां वर्तमान में कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो इस समय ये सागर मंथन हुआ था, तो उस हिसाब से जब यहाँ पे अमृत की बूंदें निकली थी, तो जो 4 जगह जो गिरा था, तो वहीं पर कुंभ का आयोजन हो गया। जैसे नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, हरिद्वार, प्रयागराज, तो इन्हीं जगह पर जो है कुंभ का आयोजन कहा जाता है। ये जो है ऐतिहासिक मिथक का महत्व है महाकुंभ का, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति और कला के रूप में भी देखा जाता है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपीएससी की GS 1 से ये रिलेटेड है टॉपिक। नेक्स्ट पुराणों के अनुसार बात करें तो पुराणों के अनुसार देवता का एक दिन मनुष्य के लिए 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सापेक्ष स्थिति के आधार पर हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब इसके हम आर्थिक पहलुओं पर बात करें। अब जैसा कि अगर इतना बड़ा मेले का आयोजन या फिर कहें तीर्थ स्थल का जब आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें धन की भी आवश्यकता होगी, सुरक्षा की आवश्यकता होगी, बल की भी आवश्यकता होगी। पूरे मैनेजमेंट को देखने के लिए भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसी पे चर्चा करते हैं। तो वित्तीय जो है व्यय उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के लिए 6,990 करोड़ रुपए के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्वच्छता तक 549 परियोजनाओं की शुरू की है। ये जो है बजट जो है 6,990 करोड़ का था। इस तुलना में कुंभ मेला वर्ष 2019 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 700 परियोजनाएं थी, जो कि राजस्व की भी वर्तमान में प्राप्ति है। एक अनुमान के अनुसार इस आयोजन से सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लागत कितनी लगी, 6,990 रुपये की, जो कि वर्तमान में बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में जो 549 परियोजना चलाई गई थी, अब जो है अनुमान के अनुसार जो राजस्व की प्राप्ति कितना हुई है, 25,000 करोड़ की जो है प्राप्ति हुई है राज्य सरकार को। तो राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए का इसका प्रभाव पड़ेगा। तो एक प्रकार से इसको इकोनॉमिकली इसको अर्थव्यवस्था मजबूत करना ही माना जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में सदन में एक स्पीच देते हुए यूपी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बोला कि जो एक नाविक थे जिनके पास 150 नौकाएं थी, उन्होंने लगभग 45 दिनों में कुछ ऐसे 45 करोड़ रुपए की प्राप्ति की, ऐसा बताया जा रहा है। एक नाविक जी तो 30 करोड़ कमाए। तो ऐसे जो है काफ़ी मैटर या फिर केस देखने को मिले जहाँ पे
काफ़ी जो है मुनाफा देखने को मिला। तो इसी के माध्यम से देखा जा सकता है कि जो कुंभ में 6,990 करोड़ रुपए जो है लागत लगी, प्राप्ति 25,000 करोड़ की हुई। तो कहा जा सकता है कि एक प्रकार से जो है सरकार को मुनाफा हुआ, जो राजस्व को प्राप्त हुआ है। इसके नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो महाकुंभ के मेले से जो है पर्यटन स्थल जो है 30 लाख से ज़्यादा विदेशी पर्यटन शामिल हुए थे, जिसमें विदेशी मुद्रा का आय में उछाल आया। भक्तों की दैनिक जरूरत की वस्तुओं से लगभग 20,000 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है। इसमें योगदान देने वाले प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में किराए का सामान जो है 4,000 करोड़, खाद्य तेल से 1,000 करोड़ और दूध से 4,000 करोड़ का शामिल है। तो कहीं न कहीं पे देखा जा सकता है कि सरकार को जो है इस आयोजन से जो है मुनाफा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रशासनिक एवं सुरक्षा के उपाय के बारे में। इतना बड़ा जो आयोजन था, इसको किस तरीके से मैनेज किया गया, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मेला क्षेत्र के राज्य को 76वां जिला जो है घोषित किया गया था। जो इतना बड़ा बसाया गया था, तो 76वां जिला घोषित किया गया था। ये हमारा एग्जाम पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा अस्थायी रूप से बनाया गया था, तो यह हो जाएगा प्रयागराज इसका उत्तर। महाकुंभ का 4,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो है विस्तार हुआ था। दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन फ्लाइट्स का भी संचालन किया गया था। पुलिस और निगरानी प्रणाली के लिए 40,000 जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इतने बड़े आयोजन करना तीर्थ का स्थल का, तो इसके लिए 40,000 जो सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी। लगभग 23 से कैमरों के नेटवर्क द्वारा 24 घंटे निगरानी की गई थी। 26 साइबर एक्सपर्ट की एक टीम द्वारा ऑनलाइन खतरों की निगरानी। प्रयागराज के सभी पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना। 100 मीटर तक गोता लगाने में सक्षम अंडर वाटर ड्रोन द्वारा निगरानी। अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए 131.48 करोड़ रुपए आवंटित। चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ये हो गया हमारा प्रशासनिक एवं सुरक्षा से उपाय। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पर आते हैं, इसके निष्कर्ष भी। महाकुंभ ने हमारा लास्ट पॉइंट है महाकुंभ निष्कर्ष। महाकुंभ 2025 ने आध्यात्मिक एकता, सांस्कृतिक विरासत और मानवीय संबंधों के सार को मूर्त रूप से दिया। यह पूर्व प्राकृतिक एवं जीव जत्व में सामंजस्य स्थापित कर जीवनदायी शक्तियों को समाविष्ट करता है। प्रकृति ही जीवन या मृत्यु का आधार है। ऐसे में प्रकृति से सामंजस्य की अति आवश्यकता हो जाता है। कहा भी गया कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। इसलिए महाकुंभ और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ पिंड मतलब शरीर सामंजस्य स्थापित करने का रहस्य का एक पर्व है। ये हमारा जो है महाकुंभ के बारे में सारी जानकारी हमने उपलब्ध कराई, जिसमें हमने यहाँ पे इकोनॉमिकली बात की, सुरक्षा के बारे में जाना, महत्व को जाना, जो मिथक है जो पुराणों में दिया गया है। तो ये जो है हमारी भारतीय कला एवं संस्कृति से संबंधित पेपर यूपीएससी के जीएस 1 से संबंधित है। तो हम इसके बारे में जाने। आई होप आप लोगों की सारी जिज्ञासाएं पूरी हो गई होंगी। हमने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जानने की आवश्यकता हो आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उस पर जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ला से रिलेटेड अलग कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।